सी का आंसर, सी में आपको नहीं दिख रहा है? मैड डिलाइट, वही तो है फ्रेंजिड डिलाइट। फ्रेंजिड का मतलब ही तो मैड होता है। यही तो मैंने कहा मेनिया, मेनिया मतलब सनक। यही तो मैड डिलाइट होता है, उनको फील होता है या मजा आ रहा है डिस्ट्रॉय करने में। उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता है, बल्कि उनको मजा आता है। इन द पैसेज डिमोलिशन, बेटा डिमोलिशन का ऐसे भी मतलब है डिस्ट्रक्शन। बिल्डिंग डिमोलिश होता है तो डिस्ट्रॉय ही तो होता है। समझ में आया ये? कभी कभी आपको पैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स भी मिलेंगे जो आपने पढ़ रखे हैं। थर्ड में डी, कहा बेटा? स्टूडेंट्स टू बर्न कार्स एंड बुक्स इज नॉट देयर पॉलिटिकल एंथुसियाज्म। बेटा उनको कोई मतलब नहीं है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मतलब ही नहीं है। बट अ डिलाइट, खुशी महसूस होता है। फ्रेंजिड डिलाइट मतलब मैड डिलाइट इन डिस्ट्रक्शन, बस खाली मजा आ रहा है तोड़ फोड़ करने में। ठीक है, तभी तो योगी जी निकले अपना बुलडोजर लेके, बोले अब तोड़ लो तुम, है ना? नहीं बेटा, बहुत जरूरी हो गया था, कुछ चीजें हैं ना बहुत जरूरी हो गई थी। देखो, जीते हारे वो छोड़ो, मेरा कहना है कि सबसे गंदी बात है ना, आप किसी की दूसरी की प्रॉपर्टी को तोड़ने में इतना मजा आ रहा है, तो अपना प्रॉपर्टी जब कब्जा होता है तो कितना मजा आता है देख लो। राइट, ये चीज सही नहीं है ना, किसी की प्रॉपर्टी को आग लगा दे, कुछ तोड़ दे, तो वो चीज बहुत कंट्रोल हुआ है, वो अलग चीज है। कि कौन जीता कौन हारा वो बात की बात है। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है बिकॉज ऑफ जिस कोई पार्टी जीता या हारा, आप वो बाद में सोचते रहो, है ना? अभी अगर सारे के सारे वो जीत गया होता तो कहता है कि ईवीएम हैक कर लिया। नहीं, चलो नेक्स्ट करो। क्या बोल रहे हो? जैसे बेटा एक बात बताओ, अयोध्या का रिजल्ट के बाद ये सब चीजें उभर के आ रही है, इसके पहले मीडिया कहाँ थी? बताया था मीडिया ने? कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने अयोध्या में क्या हुआ कॉमन लोगों के साथ कुछ नहीं बताया। हम्म, छोड़ो यार, अभी हम कहाँ डिस्कशन में चले गए। आजा फटाफट पैसेज में आओ। पैसेज 4 ध्यान से देखो, क्वेश्चन आंसर मार्क करो बहुत जल्दी।
मोनिका यादव मैम, डेली क्लास का टाइम क्या है यार? मोनिका मैं बेरोजगार थोड़ी हूँ यार। हाँ, एक लिख रहा है लड्डू मैम, अरे मैं लड्डू थोड़ी हूँ यार, इतनी स्लिम एंड ट्रिम हो, तुम लड्डू बोलोगे? बता। मैंने एक बार कहा मैं इतनी स्लिम एंड ट्रिम हूँ, तो मेरे सिस्टर की बेटी कहती है स्लैम एंड ट्रैम हो। स्लिम एंड ट्रिम है, स्लैम एंड ट्रैम। हो गया? चलो सुनो ध्यान से। अब इस तरह के क्वेश्चंस में मैं हमेशा एक चीज समझाऊंगी बेटा, आप सरसरी तौर पे एक बार पैसेज को देखा करो, और अगर आपको लगे कि स्टोरी जैसा है तो फटाफट रीड कर लो। एक तो छोटा है, देखो तरीका कोई भी क्वेश्चन करने का, पैसेज छोटा है और एक स्टोरी जैसा है, फटाफट रीड कर लो। 5 क्वेश्चन है, आराम से हो जाना चाहिए फिर 5 क्वेश्चन, और वो भी इतना छोटा सा पैराग्राफ, और वो भी एक स्टोरी जैसा। आ जाओ। मिस्टर रोलैंड हिल। अब जब भी आप नाम पढ़ो ना, तो कोशिश करना कि नाम पर इतना जोर नहीं, फटाफट मिस्टर हिल आगे निकल जाओ। When a young man was walking through the Lake District, हाँ? ये क्या हुआ? कुछ सेंटेंस का गड़बड़ लग रहा है। When he one day saw the postman deliver, एक सेकेंड, एक सेकेंड हो गया, ठीक है। मैं बता देती हूं कहां आपको सेंटेंस गलत दिख रहा है। ये रहा बेटा, जो आपको नहीं सिखाया था अभी। किसी के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी है तो बीच में लगा दो। Mr. Hill, a young man, was walking through the Lake District when he one day saw the postman deliver a letter to a woman at a cottage door. ये एक यंग मैन था, ये लेक डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि पोस्टमैन एक यंग वुमेन को एक लेटर दे रहा है। The woman turned it over and examined it and then returned it. वुमन ने इसको लिया, ऐसे एग्जामिन किया और वापस दे दिया। Saying she could not pay the postage which was a shilling. उसने कहा कि मैं इसका पैसा नहीं दे सकती, एक तो ये जो पोस्ट में आया है तो इसका पैसा दिया हुआ नहीं है, यानी पूरा जो पोस्टेज हो मुझे पे करना है और मैं पे नहीं कर सकती, इसे तो वापस ले जाओ। Hearing that the letter was from her brother, Mr. Hill paid the postage in spite of the manifest unwillingness of the woman. वो साफ साफ दिख रहा था कि महिला का अनविलिंगनेस है, नहीं चाह रही है कि वो लेटर ले, लेकिन फिर भी उसे लगा यार इसके भाई का लेटर है और पैसा नहीं दे पा रही है ये, कोई बात नहीं मैं दे देता हूं, ये ले ले। As soon as the postman was out of sight, जब पोस्टमैन निकल गया, she showed Mr. Hill how his money had been wasted. उसने बताया तुम्हारे पैसे तो बर्बाद हो गए। As far as she was concerned, जहां तक उसका संबंध है, पैसा तो गया। The sheet was blank, जो पेपर था वो ब्लैंक था। There was an agreement between her brother and herself that as long as all went well with him, he should send a blank sheet in this way once a quarter. है ना? तो यानी एक बार उसको बीच बीच में वो लेटर भेजते रहे और वो ब्लैंक रहेगा, और उससे क्या मतलब होगा? She thus had tidings of him. tidings का मतलब न्यूज होता है, न्यूज। मैंने आपको लिखवाया होगा नाउन चैप्टर में, अनकोरोबोरेटेड न्यूज, जिस न्यूज की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है, सुनी सुनाई खबर टाइप का, वो टिडिंग्स होता है ना? तो ऐसे नॉर्मल में भी हम एक दूसरे के बारे में जो सुनते हैं वो टिडिंग्स ही तो होता है। विदाउट एक्सपेंस ऑफ पोस्टेज, यानी पोस्टेज के कोई पैसे नहीं देने, खबर भी आ गया है ना। उस समय व्हाट्सएप और टेलीग्राम ये सब का बहुत चलन नहीं होता। तो एक दूसरे की खबर एक ब्लैंक शीट से मिल जाए, और वो लेटर लेके उसने देख लिया आगे पीछे, एग्जामिन करके उसने वापस कर दिया था, ये गया बीच में टपकने को, नहीं नहीं इसके भाई का लेटर है, पैसा मैं दे देता हूं। द स्टोरी यूजेस आयरनी। आयरनी का मतलब एक तरह का सार्काज्म या विडंबना टाइप का कुछ कहोगे, एक आयरनी यूज किया है एज अ टेक्निक बिकॉज आंसर the woman returned her own brother's letter without opening it. The woman broke the agreement of receiving blank letters to convey well-being of her brother. Mr. Hill accepted the letter addressed to the woman. In the modern time, a brother had no time to, ये सब चीज नहीं।
यस, बी ही होगा और कुछ हो भी नहीं सकता. So what is the irony here? That there was an agreement of receiving blank letters to convey well-being of her brother. और ये irony था कि वो agreement break हो गया because somebody paid for that. Otherwise कोई और option नहीं होगा. ठीक है, और कोई आंसर है भी नहीं. The woman returned the letter to the postman because उसे पता था कि अंदर क्या है, कुछ नहीं, ब्लैंक पेपर है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं. Mr. Hill paid the postage because the letter was from her brother. The envelope contained a blank sheet. बेटा नो शीट नहीं था, ब्लैंक शीट था. तभी तो उसने खोल के नहीं देखा, बस ऊपर ही ऊपर देख लिया. अंदर दिख गया कि भाई आर पार दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ तो दिख नहीं रहा है. The woman and her brother had agreed that ये कि अगर ब्लैंक शीट रहेगा इसका मतलब होगा कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है. बोलो समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट. यानी कि अगर कोई स्टोरी बेस्ड रहे ना, और छोटा स्टोरी है, पढ़ लो फटाफट. ठीक है, जल्दी हो जाता है और इतना क्वेश्चन और आंसर देखने में भी टाइम की जरूरत नहीं होती आपको. नेक्स्ट था बहुत छोटा सा है, अगेन निशांत, संडे को क्लास मेरा बेटा 12:30 से होता है, अराउंड 2 आवर्स तो चलता है. Vacationing on a motorcycle, you see things in a way that is completely different from any other. अगर आप वेकेशन जा रहे हो बाइक पर तो बिल्कुल डिफरेंट आपको फीलिंग आएगा. इन अ कार यू आर ऑलवेज इन अ कंपार्टमेंट. आप एक कंपार्टमेंट में होते हो जब कार में होते हो तो. एंड बिकॉज यू आर यूज टू इट यू डू नॉट रियलाइज दैट थ्रू दैट कार विंडो एवरीथिंग यू सी इज जस्ट मोर टीवी. बाहर जो आप देख रहे हो ना, आपको हवा का पता चल रहा है, ना वहां की धूप का पता चल रहा है, ना बाहर के टेम्परेचर का पता चल रहा है.
सब एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह आपको दिखता है. You are a passive observer and it is all moving by you boringly in a flame. In a frame. फ्रेम के रूप में वो सब कुछ मूव कर रहा होता है, आप सिर्फ बैठ के उसको देख रहे होते हो. लेकिन on a motorcycle, however, the frame is gone. You are completely in contact with it all. पूरा कंप्लीट आप उसके कांटेक्ट में होते हो बाकी के सराउंडिंग में. You are in the scene, not just watching it anymore, and the sense of presence is overwhelming. आप बल्कि वहां मौजूद होते हो, उस सीन के एक पार्ट होते हो, और ये जो कंप्लीट एक जो फीलिंग होती है वो ओवरवेलमिंग होती है. पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द राइटर लाइक्स ट्रैवलिंग ऑन मोटरसाइकिल. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस? ए की डी? लास्ट ऑप्शन पक्का? यस, क्योंकि वो फ्रेम में नहीं देख रहा है बल्कि उस सीनरी का भाग है कुछ खुद, है ना. द सेंस ऑफ प्रेजेंस, उसी में वो उसका भाग बन गया है. कंप्लीटली इन कॉन्टैक्ट विथ इट ऑल, ये उसका भाग है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज क्लोजेस्ट टू द ट्रूथ? एक तो सेकेंड क्वेश्चन भी अगर हम देख लिए होते शुरुआत में ना, तो इतना छोटा सा पैराग्राफ है मैं पूरा पढ़ लेती, क्योंकि इसमें भी आपको पूरा सब पढ़ना पड़ेगा. The writer does not like television as it gives a narrow view of things. The writer likes TV. ये TV कहाँ से आ रहा है? But he does not like watching it from car window. The writer does not like TV because the picture is in frame. The writer does not like TV because the programs are boring. बताओ कौन सा होगा? इसका सेकंड होना चाहिए. देखो तो आंसर क्या दिया है. एक सेकेंड यार, ना ना, नहीं, पहले का तो लास्ट होगा. The car window, everything you see is just more television. You are a passive observer and it is all moving by you boringly in a frame. बेटा कहीं पर भी उसने नहीं कहा है कि मुझे टेलीविजन पसंद है. आंसर तो सी होना चाहिए, बिकॉज बोरिंगली इन अ फ्रेम होता है. ठीक है, नैरो व्यू कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं पर भी नैरो व्यू तो नहीं दिया हुआ है. कहीं पर भी कुछ नैरो व्यू दिया है कंप्लीट फ्रॉम अदर? इन अ फ्रेम, नैरो व्यू तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है. फ्रेम में दिया है. In a car, you are always in a compartment, and because you are used to it, you do not realize that in this sentence it refers to you are used to it. कौन सा होगा थर्ड का आंसर? ये होगा. And because you are used to it, you do not realize that through the car window, everything you see is just more television. ये होगा seeing the scenery through window frame. ये होगा you are used to it, यानी आपके हैबिचुअल होते हो कार को खिड़की से देख, कार के अंदर से खिड़की से बाहर का नजारा देखने में आप हैबिचुअल होते हो.
In the last sentence, the writer talks of a sense of presence. He is referring to the presence of own self in the scenery. है ना, कार के अंदर से निकल के जब आप बाहर आते हो बाइक में, तो खुद को उसके पार्ट का, उस सीनरी के का पार्ट पाते हो कि हम भी इनमें से एक है। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर यू फील ओवरवेलम्ड, इसका मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन फील कर रहे हो। अगर आप ओवरवेलम्ड फील कर रहे हो, हैप्पीनेस में तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है, सैडनेस में तो बिल्कुल रोना आ रहा है। ओवरवेलम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है ये। यस, थर्ड वाले का क्या बोल रहे हो? ट्रैवलिंग इन अ कार। बेटा सबसे पहले यहां देखो, इन अ कार यू आर ऑलवेज इन अ कंपार्टमेंट, and because you are used to it, you do not realize that through the car window everything you see is just more television. आप ट्रैवलिंग इन अ कार यूज टू नहीं है। आप वहां पर जो बैठे हो ना, आपको ये फीलिंग नहीं आती है कि बाहर का हम लोग भागे, क्योंकि जो देख रहे हो सब एक टेलीविजन, हालांकि आप यूज टू है, हैबिचुअल है बाहर सीनरी देखने का, आपको ये रियलाइज नहीं होता है, आप सिर्फ टेलीविजन ही तो देख रहे हो, क्योंकि आप किसी और एनवायरमेंट में, खिड़की के बाहर सब कुछ किसी और एनवायरमेंट में, यही होगा। आंसर, एक सेकेंड, आंसर क्या दिया हुआ है? थर्ड का सी दिया हुआ है। हाँ, यूज टू इट का मतलब सोच रहे हो ना तुम, सिटिंग इन अ कार। बेटा एक मुझे बताओ, ट्रैवलिंग इन अ कार तो यूज्ड हो, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या ट्रैवलिंग की बात कर रहा है? अंदर बैठ के बाहर देखने की बात कर रहा है। हमें अच्छा लगता है बाहर का नजारा देख रहे हैं, आपको शायद नहीं पता, आप जो देख रहे हो तो बेसिकली एक टेलीविजन ही तो है, क्योंकि आप किसी और एनवायरमेंट में, बाहर का चीज किसी और एनवायरमेंट में, आप उसके भाग तो है नहीं, है ना, वहां भी शीशा में देखते हो, यहाँ भी शीशा में देख रहे हो, तो इसीलिए यू डोंट रियलाइज, लेकिन आप उससे बाहर हो। अब आओ क्लोज टेस्ट में, चल करो तो। बेटा ऐसे राइटिंग जो है ना, मैं आपको 2022 तक के जितने भी करंट ऐसे थे प्लस जितने नॉर्मल ऐसे होते हैं वो सब मेरे वॉल्यूम 3 में है। उसके बाद मैंने उसको अपडेट नहीं किया, क्योंकि 2022 के बाद आपका मेंस में खत्म हो गया है ना, वरना 2022 तक तो है ही, उसमें अब बहुत सारे करंट ऐसे भी उसमें है। बाकी आप कोई लेटेस्ट बुक भी ले सकते हो। अब पीडीएफ डालने की बात कर रहे हो, ठीक है, चलो पीडीएफ भी कुछ डाल दूंगी मैं, फिर से कुछ तो डाला था शायद, है ना, और डाल दूंगी, ठीक है, जल्दी करो फटाफट ये। बन गया, जल्दी जल्दी करो। बेटा हिंदी ट्रांसलेशन तो मैं इसलिए कर रही हूं सबका, ताकि आपको समझ में आए। आप माइंड में ही ट्रांसलेशन करोगे ना बेटा, आपको समझ में आना चाहिए। In spite of all the honors that were heaped upon him, Pastor remained a simple man at heart. कौन है ये? पूरा नाम क्या है इसका?
लुइस पास्चर। इतना ढेर सारा इसको ऑनर्स दिया गया, लेकिन फिर भी एक हार्ट से ये सिंपल इंसान था। Perhaps the memories of his boyhood days, when he drew the familiar scenes of his birthplace, and the dash to be a great artist never wholly left him. And the dash to be a great artist. Yes. विश करना कुछ है ना, लॉन्गिंग यानी कि तीव्र इच्छा। जब वो छोटा था उसको एक फीलिंग आती थी कि तीव्र इच्छा होती थी कि मैं आर्टिस्ट बनूं, और वो कभी उसे नहीं छोड़ा। अब आप सोचो, द विश हो सकता था, विशिंग नहीं होता। द विश ऑफ हिम टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट, अगर विशिंग में आईएनजी नहीं रहता तो चलता। लोथ का मतलब तो नफरत करना होता है, इच का मतलब तो खुजली होता है, इचिंग कहते हैं, है ना? वो यहाँ पे लॉन्गिंग होगा यानी तीव्र इच्छा, क्योंकि द के बाद मुझे नाउन चाहिए। नाउन विश होता, विशिंग नहीं, है ना? यहां पे लॉन्गिंग होगा। He did dash a great artist, but after his 16th year, he abandoned the brush forever. He did become. बेटा जब did लग गया तो verb का फर्स्ट फॉर्म आपने verb में पढ़ा है। जब हम मेन वर्ब पर जोर देना चाहते हैं तो उसके पहले डू, डस और डिड अकॉर्डिंग टू टेंस लगाते हैं। वो बन जाता, ही डिड बिकम, वो बन गया था, लेकिन 16th बर्थडे के बाद उसने अबंडन कर दिया यानी कि छोड़ दिया अपने ब्रश को हमेशा के लिए। He put his soul and energy into his work. उसने अपनी आत्मा, अपनी एनर्जी पूरा अपने काम में लगा दिया। And it was this very energy, और ये एनर्जी था that in the end dash him out. अब यहां पे कौन सा होगा बेटा? वोर आउट। वेयर आउट का मतलब क्या होता है? थका देना, ठीक है? और ये जो एनर्जी था दैट लेट हिम आउट। लेट हिम आउट का मतलब कहां से लेट आउट किया उसको? लेट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकलने देना, है ना? आई लेट यू आउट दिस गेट, इसका मतलब इस गेट से बाहर निकलने मैंने दिया। अब यहां पर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कट आउट तो होगा नहीं। कट आउट का मतलब कट आउट करना यानी किसी चीज के लिए बनाना किसी को, है ना? ब्लो आउट का मतलब तो फोड़ देना या कुछ होता है, लेकिन यहां पे वेयर आउट का मतलब होता है कि थका देना। एनीवे, कोई भी फिट नहीं हो रहा था इसलिए मैंने वोर आउट किया, क्योंकि वेयर आउट का मतलब होता है थका देना। अगर आप यू फील वोन आउट, इसका मतलब होता है थक जाना। अगर मैं कहूं बाय संडे आई फील वोन आउट, इसका मतलब बिल्कुल थक जाती हूं, ठीक है? वेयर आउट मतलब थक जाना। और कुछ नहीं फिट हो रहा बेटा, कुछ और फिट होता तो मैं लगा देती। कभी कभी एलिमिनेशन खेलना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये भी फिट नहीं हो रहा, ये भी फिट नहीं हो रहा, ये भी फिट नहीं हो रहा, क्या करूंगा? For him, each sufferer were more than dash a case, just a case. हर सफरर, जो भी पीड़ित था, वो एक केस से ज्यादा था। कई बार देखते हो आप हॉस्पिटल्स में कोई एकदम तड़प रहा होता है, करहार रहा होता है, डॉक्टर के चेहरे पे कोई भी आपको भाव नहीं दिखेगा, बिकॉज जितने भी वहां पीड़ित आते हैं दे आर जस्ट अ केस फॉर द डॉक्टर, है ना? लेकिन इसके लिए क्या था? ईच सफरर वाज मोर देन जस्ट अ केस दैट वाज टू बी क्योर्ड, जिसे ठीक करना जरूरी था। ये इतना ज्यादा उस चीज के लिए फील करते थे। He looked upon the dash against hydrophobia, the fight against hydrophobia. बेटा हाइड्रोफोबिया समझते हो? रेबीज की जो बीमारी होती है उसमें हाइड्रोफोबिया होता है। इसका मतलब क्या होता है? पानी से डर। अच्छा, आप लोगों को पता है रेबीज में पानी से डर का मतलब क्या होता है? यस, वेरी गुड। उसमें पानी से डर नहीं लगने लगता है। जब
उस व्यक्ति को पानी वो पिएगा ना, ऐसे तो अंदर डिहाइड्रेट हो रहा है, लेकिन जैसे पानी पिएगा उसका पूरा जो इसोफेगस वगैरह होता है ना, ये पूरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है पानी के नजदीक आते ही, और वो सारा पानी फिर से मुंह से उगल देगा। वो उसका बॉडी पानी को एक्सेप्ट नहीं करता, यानी बॉडी हाइड्रोफोबिक हो गया है, यानी पानी से बॉडी को डर लग रहा है। जैसे पानी आते ही सारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और पानी बाहर, वो है हाइड्रोफोबिया। हिज अपॉन द फाइट अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया, किसी भी बीमारी से जंग लड़ा जाता है, उस समय हाइड्रोफोबिया से लड़ा जा रहा था। एज ए बैटल, देखो फाइट बैटल, फीलिंग आ रही है। एंड ही वॉज डिटरमिन्ड टू विन एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में इसको हराना था और जीतना था। थर्ड वाला, बेटा कोई भी फिट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी फिट नहीं हो रहा है। हालांकि मैं फ्रैंकली बताऊं, ये जो पूरा पैसेज था ना, लास्ट में यही दिखा रहा है कि वो दिन रात काम करता था, और यही जो स्ट्रगल था ना हाइड्रोफोबिया के कारण, जो वो दिन रात काम कर रहा था, इससे वो बिल्कुल अपने आप को ओवर वर्क करके एग्जॉस्ट कर रहा था। कभी कभी कोई भी पैसेज कहीं से उठा लिया जाता है आधा अधूरा, और फिर वहां का वर्ड देख के बीच में फाइनल कर दिया जाता है, जबकि बाद में पता चलता है कि भाई ये वर्ड से जो मीनिंग निकल रहा है वो है कि ये बंदा इतना काम कर रहा था कि वो ना आउट हो रहा था, ठीक है ना, थक जा रहा था, बिना आराम बिना कुछ रिलैक्स किए वो सिर्फ इसी चीज पर काम कर रहा था, लेकिन आपको कहीं महसूस नहीं हो रहा है। इसीलिए ये वाला जो है पोर्शन, ये इसके साथ फिट भी नहीं हो रहा है। हालांकि मीनिंग सोच के मैंने वेयर आउट किया क्योंकि थक गया, ये कह रही हूं मैं। चलो नेक्स्ट करो। हो गया। आई वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क, मैं काम पर से घर वापस जा रही थी। आई सॉ समवन डैश आई थॉट वॉज माई फ्रेंड सैंड्रा। हु आई थॉट, बेटा आई थॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको अगर हटा के सोचो तो कहोगे आई सॉ समवन हु वॉज माई फ्रेंड सैंड्रा, है जिसके लिए आप हु लगा रहे हो उसके लिए देखो वर्ब आ रहा है, तो वर्ब जिसके लिए आता है वो सब्जेक्ट के लिए होता है, तो हु होगा। हु आई थॉट, जो कि व्यक्ति के लिए हु आता है। यहां पर आप जब नाउन सॉरी प्रोनाउन चैप्टर पढ़ते हो ना, तो हु और हुम का भी क्वेश्चन इसी पॉइंट से रेज होता है। हु वॉज माई फ्रेंड सैंड्रा, आई वेंट अप टू हर। अप टू मतलब होता है कहीं तक पहुंचना। मैंने आपको प्रेपोजिशन में बताया है, अप टू, टू मतलब होता है आप उसका डेस्टिनेशन बता रहे हो, है ना, उस तक जाना। मैं उस तक गई एंड टच्ड हर ऑन आर्म, और उसके हाथ को मैंने छुआ। सरप्राइजिंगली
When the woman turned round, it wasn't Sandra. Woman जब वापस ये ऐसे पलटी तो वो सैंड्रा नहीं थी. I said, I'm sorry. I dash you for a friend. I mistook. Mistake होना is mistake. Mistook, mistaken. I mistook you for a friend. मुझे लगा कि शायद तुम मेरी फ्रेंड हो. She stared at my face. उसने घूरा मुझे. And dash. Scowled. एकदम चेहरा भयानक बना के किसी को डराते हो ना, वैसा उसने डराया उसको. ठीक है. देखो, स्नोर का मतलब तो खराटे लेना होता है. स्केयर का मतलब डर जाना. यहां डरी नहीं है वो. स्टूप मतलब झुकना. और उसके बाद क्या हुआ? And scowled. To be honest, her face shocked me. बेटा, शॉक तभी होगा जब कोई आपका मुंह पे एकदम भयंकर राक्षस की तरह मुंह बना के डरा देगा तब. राइट? She reminded me of a witch. विच का मतलब चुड़ैल. यानी शक्ल इसकी इतनी गंदी सी बनी कि मुझे याद आ गया चुड़ैल फ्रॉम अ चिल्ड्रन स्टोरी. बच्चों की जो कहानी है उसका जो चुड़ैल है वो याद आ गया. विथ लॉन्ग नोज एंड स्टेयरिंग आईज. उसके लंबे नाक और एकदम घूरते हुए आंख से वो मुझे चुड़ैल लगी. बिफोर आई कुड रियलाइज व्हाट शी वाज अप टू, शी स्नैच्ड. बेटा, किसी इंसिडेंट है जो पास्ट इंसिडेंट है तो पास्ट टेंस में ही चलेंगे. सी स्नैच्ड माय पर्स एंड एस्केप्ड. तो यहां तो हो गया आबेल मुझे मार वाली हालत. नहीं, खुद ही जाके उसको बोली कि आओ मुझे लूट लो. जब पूरा पास्ट में चल रहा है तो आगे पास्ट चलेगा. जब उसकी शक्ल चुड़ैल जैसी दिखी, इसका मतलब मैं डर गई. स्काउल्ड मतलब होता है मुंह बना के डराना. ठीक है. और किसी को मिस्टेक के रूप में किसी को ले लेना इस मिस्टोक. रिकॉग्नाइज का मतलब तो पहचानना होता है. डिस्गाइज का मतलब छिपा होना. ठीक है. सुन, जानते हो ना, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब समझते हो? हाँ, समझते हो ना. मेरे स्टूडेंट का हो गया था एयरफोर्स में. जिस समय लॉकडाउन खुला ही था ना, उसी समय उसके पहले उसका हो चुका था. तो लॉकडाउन 6 महीने तक कंटिन्यू रहा. उन लोग के पास आ गया था लेटर कि हाँ आप लोग का हो गया है. और फिर अचानक सब कुछ कैंसिल करके अग्निवीर स्कीम आ गया. तो बोला उस दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत डिप्रेस था क्योंकि घर का सबसे बड़ा बेटा और उसको ही सब कुछ संभालना था. अभी पिछले साल ही उसका सीपीयू एसआई में हो गया, दिल्ली पुलिस एसआई बन गया. तो अब मुझे बताओ, जो उसका नहीं हुआ एयरफोर्स में वो क्या था? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. लगा जैसे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन हुआ क्या? ब्लेसिंग, अच्छा हुआ. तो वही है डिस्गाइज, मतलब छिपा हुआ, जो छिपा हुआ होता है. चलो नेक्स्ट करो. हिडन ब्लेसिंग. दीक्षा, वेरी गुड. कहते हैं ना पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव का शीट पटा तो संभाल के रख लेना. क्लास में कराएंगे संडे को. नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्लास में. चलो हो गया. टेम्पटेशन. बेटा, टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच. वन
kind or another, lure everyone, ललचाना। टेम्प्ट का मतलब भी होता है ललचाना, इसलिए ल्योर का मतलब अब वर्ब के रूप में टेम्प्ट लिख सकते हो। किसी ना किसी प्रकार का लालच सबको ललचाता है। The important thing is to prevent them from gaining a foothold in our minds. Important चीज क्या है कि वो अपना पैर ना जमाए। फुट होल्ड मतलब होता है पैर जमाना। वो अपना पैर ना जमाए कहां? हमारे दिमाग में। भाई लालच दिमाग में ही तो आता है, और कहां आता है? As soon as we detect the first dash of temptation, first signs, भाई पहला साइन दिखाई दे टेम्पटेशन का, यानी कोई चीज बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मन कर रहा है खरीद ही ले, नहीं तो जैसे पहला साइन टेम्पटेशन का दिखे, वी शुड बिकम वॉचफुल, केयरफुल हो जाओ, एंड टर्न अवर अटेंशन टू गुड और नोबल थॉट्स, और दिमाग कहीं और लगा दो। यानी पहला ही बार जब आपको कोई चीज ललचाए तो कह रहा है कुछ अच्छी चीज पर अपना ध्यान लगा दो। We wait till the temptation becomes too strong, we are likely to fall. Unless कैसे बेटा? If we wait, अगर हम वेट करते हैं जब तक टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग ना हो जाए, यानी कोई चीज देखा ऑनलाइन और उसके बाद तुरंत क्या करो, उसको स्किप करके कुछ और चले जाओ। अगर आप उसको फिर और अच्छे से देखने लगोगे, उसका प्राइस देखने लगोगे, उसकी क्वालिटी क्या क्या देखने लगोगे, अगर आपने ऐसा कर दिया, टेम्पटेशन स्ट्रांग होने तक वेट किया, तो हम जरूर जाके उसको परचेज कर ही लेते हैं, यानी कि वी आर लाइकली टू फॉल। प्लेइंग विद द टेम्पटेशन डैश टू वेलकमिंग इट अमाउंट्स टू, अब बेटा प्लेइंग है यहाँ जेरेंट सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए ना। टेम्पटेशन से खेलने का मतलब है वेलकम करना, जो मैंने कहा कि उसके क्या क्या चीजें हैं, उसका दाम कितना है, उसमें उसका रिव्यूज कैसा है। तो अगर जब आप ये काम करते हो ना, यू आर प्लेइंग विद द टेम्पटेशन, दिस अमाउंट्स टू वेलकमिंग इट, यानी इसका मतलब ही है, अमाउंट्स टू मतलब का मतलब है उसको वेलकम करना। इन फैक्ट द सेफेस्ट थिंग इज टू अवॉइड सिचुएशंस इन विच वी मे बी टेम्प्टेड। और यही चीज करता है फेसबुक, यही चीज करता है सारे सोशल मीडिया। एक बार मैं कोई भी किसी सूट का ऑनलाइन खोल के मैंने देख लिया, अगले 15 दिन तक वो मुझे फीड में सूट ही दिखाता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि यही तो कह रहा करता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग से खेलता है बेटा बहुत अच्छे से। द सेफेस्ट थिंग इज टू अवॉइड सिचुएशंस इन विच वी मे बी टेम्प्टेड, ऐसे सिचुएशन से बचना चाहिए जिसमें हमें लालच आ जाए। If dash all our care, a temptation becomes severe, we should not get upset or disappointed. If despite, यानी in spite of, बेटा despite के साथ ऑफ नहीं लगता है, याद रखना। अगर पूरे केयर के बावजूद अगर कोई टेम्पटेशन बहुत ज्यादा सीवियर बन जाए तो हमें अपसेट या डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, बट टर्न टू अ गुड फ्रेंड फॉर एडवाइस एंड हेल्प। किसी अच्छे फ्रेंड के पास एडवाइस के लिए और हेल्प के लिए जाना चाहिए। मेरे तो सारे लोग ऐसे हैं, सीधा कहते हैं खरीद लो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम। मेरा सारा दोस्त तो खैर है ही नहीं कोई, है ना। जितने भी रिलेटिव, किसी भी सिस्टर से पूछो, अरे तुम तो खरीद लो, तुम्हें क्या, हाँ तुम तो मेरे बच्चे हो ना यार। मैं फ्रेंड की बात कर रही हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ यार, चाइल्डहुड फ्रेंड के बाद कोई फ्रेंड ही नहीं बना। अरे बेटा किसके नाम कर दूं, तुम्हारे नाम क्यों कर दूं, तेरे पापा जी तो है ही नाम करने को तेरे। तुम अनाथ थोड़ी हो, तुम अनाथ थोड़ी तेरे नाम कर दूं। हाँ मेरा बेटा मुझे चप्पल से मारेगा और तुम्हें भी मारेगा, इसलिए शांत बैठो। मेरा बेटा कम से कम 15 बार मुझसे पूछा था, जिन लड़कियों को मैंने गोद लिया था, मम्मी तुम खाली इनका शादी ही करोगी ना, इनको सिर्फ पढ़ा लिखा के इनकी शादी ही करोगी ना, इनको कुछ तुम नाम तो नहीं कर दोगी। मैंने कहा देखो इसको,
हाँ? मतलब बचपन से वो पूरे हमेशा ये चीज पूछता है, ये किसके लिए लिया तुमने? मैंने तेरे बहू के लिए बेटा। अच्छा ठीक है। तो तेरी माँ के लिए पहनने के लिए वो नहीं, तेरी होने वाली बीबी जो कहाँ होगी, है भी नहीं अभी, कहाँ है, पैदा भी हुई कि नहीं हुई, उसका उसको खाली पता मेरे वाइफ के लिए दिया गया। खुश। चलो, इसीलिए ज्यादा सपने मत देखो। नेक्स्ट आओ। सुनो, चलो। Antarctica is perhaps the one place on earth no one would have expected to find canyons. एंटार्क्टिका एक ऐसा प्लेस है जहां पर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि यहां पे कैनियंस भी हो सकते हैं। Yet scientists were surprised to discover। भाई पाया उन लोगों ने, इन्वेंट नहीं किया, पहले से थे वहां पे कैनियंस, बस खाली बर्फ से ढके हुए होंगे, एंटार्क्टिका है तो। डिस्कवर डीप क्रेविसेस दैट रन फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। बहुत गहराई में क्रेविसेस, मतलब समझते हो ना, क्रेविसेस होते हैं ना ऐसे, अंदर एकदम बिल्कुल नीचे तक है लेकिन ऊपर से बर्फ जमे हुए हैं। तो साइंटिस्ट को पता चला कि ऐसे क्रेविसेस है, उन्होंने पाया। ऑल्दो दे आर नॉट विजिबल एट द स्नोई सरफेस, मैंने कहा ऊपर से स्नो ढका हुआ है तो दिखाई तो दे नहीं रहा है। Dash trenches cut deep into Antarctica. These बेटा प्लूरल है तो दिस तो आएगा नहीं क्योंकि ट्रेंचेस है। अगेन ट्रेंचेस मतलब वही नीचे तक गहराई तक वो है, इस तरह के crevices cut deep into Antarctica. The biggest Dash Canyon is over 350 kilometers long. The biggest, बेटा इसका आंसर गलत दिया है सिसी ने, क्योंकि सुनो, अगर सच लिखा है ना तो ये कैनियन जो है सिंगुलर नाउन है और हम पढ़ते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ सच अ कैनियन होगा। ठीक है, अब एक पंगा और भी है, जब बिगेस्ट वन लगा दिए हैं तो फिर से कैनियन लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप नाउन को रिप्लेस करोगे तभी तो वन लगा रहे हो, प्रोनाउन लगा रहे हो, है ना। द बिगेस्ट वन इज ओवर, तो आप कह सकते हो कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम इसको मार्क तो कर रहे हैं लेकिन सच के साथ ए आना चाहिए था क्योंकि सिंगुलर नाउन। द बिगेस्ट सच कैनियन या
द बिगेस्ट वन इज ओवर, ये होना चाहिए था। एनीवे आंसर मार्क कर दिया हम, क्योंकि और कोई ऑप्शन फिट हो भी नहीं रहा था। इट इज कॉल्ड फाउंडेशन। अब एक प्रॉब्लम और भी है, इसमें कोई भी आंसर नहीं आएगा। अब बता रही हूं क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल ए क्यों लगा रही हूं मैं, यहां तो द लगा हुआ है ही, इसीलिए इसमें आंसर तो गड़बड़ कर ही दिया है। द बिगेस्ट कैनियन इज ओवर 350 किलोमीटर लॉन्ग, ऐसे कर सकते थे, सच बिगेस्ट कैनियन कुछ होता, लेकिन यहां पर सही नहीं, फिट नहीं हो रहा कोई। इट इज कॉल्ड फाउंडेशन ट्रफ। Other canyons are not as long, but they are impressive too. बाकी canyons इतने लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन impressive तो है, यानी आप पर एक छाप तो छोड़ेगा वो, क्योंकि बहुत impressive लगता है, बहुत बड़े बड़े। These canyons were found with the help of radars, dash scanning the wide expanse of the frozen continent. After scanning, बेटा आफ्टर के बाद स्कैनिंग फिट हो रहा है, और स्कैन करने के बाद ही तो मिलते हैं। डैश आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प कंट्रोल द फ्लो ऑफ आइस। बेटा किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कैनियंस की। तो कैनियंस के लिए आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट के रूप में दे ही तो लगाओगे, ठीक है। एक और कर लो, बस लास्ट, मैं अभी कराई दे रही हूं साथ में। द एंड्योरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अरे 5 मैं करवा रही हूं, 5 करके आओगे। द एंड्योरेंस ऑफ द क्राउड्स लाइनिंग द कोरोनेशन रूट। बेटा कोरोनेशन का मतलब क्या होता है ना, राज अभिषेक। अब राज अभिषेक के लिए जो रूट लिया जा रहा है, वहां के किंग बनाने के एक पूरा जुलूस निकलता है। तो जो एंड्योरेंस है क्राउड का, क्राउड में बर्दाश्त करने की क्षमता, एंड्योरेंस का मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता। वॉज मोस्ट कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसा के लायक, है ना, जिसको कहोगे प्रेस वर्दी, प्रशंसा के लायक। एंड एंड्योरेंस का मतलब हुआ बर्दाश्त करने की क्षमता। ये प्रशंसा के लायक था। अब क्यों था देखते हैं। सोक्ड यानी भींगे हुए, चिल्ड एकदम ठंडे पड़े हुए, एंड स्लीपलेस और सोए भी नहीं है ये लोग। डैश रिमेन्ड वंडरफुली गुड टेम्पर्ड, कौन, दे, भाई हम लोग थोड़ी है, वे लोग हैं। इनका गुड टेम्पर्ड थे, मतलब अच्छे खुश थे। एंड व्हेन द प्रोसेशन फाइनली डैश they cheered wholeheartedly when the procession finally बेटा appeared। आप रास्ते में खड़े हो, इंतजार कर रहे हो, जब आपको जुलूस दिखेगा तो क्या हुआ, सब लोग बहुत खुश होके चीयर करने लगे। होल हार्टेडली मतलब पूरे मन से। द ग्रेट मेरिट ऑफ ए डैश क्राउड, कौन सा क्राउड है, आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा ब्रिटिश क्राउड है भाई। That it members remains individuals, यानी कि ये क्राउड के रूप में काम नहीं करते हैं। इसके जो क्राउड के मेंबर्स है ना, हर व्यक्ति इंडिविजुअल की तरह बिहेव करता है। इट इज डैश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रिटिश कल्चर, इट इज, पता नहीं, that British people can collect in crowds, dash do not turn into mobs, which do not, it is dash characteristic। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, परहैप्स शायद हो सकता है ना। आंसर क्या दिया है,
परहैप्स ही तो दिया है ना। ये शायद ब्रिटिश का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि और कुछ फिट भी नहीं हो रहा था, है ना? शायद ब्रिटिश का कैरेक्टरिस्टिक है कि क्राउड में भी रह के इंडिविजुअली बिहेव करता है। चलो भागो, इतना हड़बड़ी। आज मैंने आपको ये पूरा कंप्लीट करवाया है पैसेज क्लोज सेंटेंस अरेंजमेंट का। ये 2 घंटे का क्लास है, प्रॉपर तरीके से देखो। इसका पीडीएफ आपको केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल में भी लोड कर देंगे और केडी ऐप में भी। भागो ना तुम यहां से। केडी कैंपस के ऐप में भी लोड हो जाएगा, केडी लाइव के में लोड हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच। केमिस्ट्री की क्लास तो करो ना, मैं कहां मना करें। हाँ, तो मैंने खत्म कर दिया।